हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेडिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको प्लेलिस्ट जो है रेगुलर अपडेट होने लगी है। एक मैंने तीसरी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है मिसलेनियस टॉपिक की, वो भी बनाएंगे हम। ठीक है, और आज हमारा जो ये लेक्चर आप देखने वाले हो ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट है, उसमें जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा है हमने अभी तक। जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, और आज आगे उसे फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि आपको कोड नहीं भूलना। तो हमारा सबसे पहला कोड जो हमारे काम आया था वो था 11721993। ये रिवाइज्ड वर्जन है किस कोड का? 11721963। अब यहां पर यह भी याद रखो कि ये कोड काम क्या आया था। इस कोड ने हमें डिमांड बताई थी। ठीक है, डिमांड बताई थी वाटर की कि अलग अलग, अगर हम बात करें डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, वो सारे के सारे जितना भी डिमांड से रिलेटेड कंटेंट है हमारा इस कोड के अंदर दिया हुआ है। 11721993 किसका रिवाइज वर्जन है? 1963 का। ये आपको याद रखना है, सबसे पहला फैक्ट जो था। फिर उसके बाद में हमने आगे बढ़े, हमने यहां पर जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी वो डिस्कस करी। डोमेस्टिक डिमांड के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपको दो याद रखनी है, एक तो फुल्ली फ्लशिंग कॉलोनीज वाली और दूसरी है लो इनकम ग्रुप वाली। फुल्ली फ्लशिंग जो कॉलोनीज है इनके अंदर जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है ये मिनिमम थी 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, और ये कहां तक वेरी कर सकती है? 200 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे तक। फिर मैंने बताया कि जो LIG है, लोअर इनकम ग्रुप है, उसके लिए हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कहां तक जा सकती है? 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। यहां तक तो है 135 तक, कहां तक वेरी कर सकती है ये बात भी हो रही थी। तो हमने पॉपुलेशन के साथ इसे पढ़ा था कि 110 से लेके 135 के बीच में इसकी रेंज थी। फिर ये आगे इंक्रीज करते चली जाती है 135 से आगे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे वाटर की डिमांड भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद में हमने क्या किया था? अलग अलग तरीके की पढ़ी, जैसे इंडस्ट्रियल पढ़ी, कमर्शियल पढ़ी। ठीक है, अगर कमर्शियल की बात करें तो मैंने वहां पर आपको एक दिया था कि फुल्ली अगर कमर्शलाइज सिटी है, फुल्ली कमर्शलाइज सिटी के लिए आपको याद होगा, कमर्शियलाइज सिटी के लिए हमने पढ़ा था कि वाटर की डिमांड जो है वो कितनी ली जाती है? 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर मैं बात करूं लॉसेस की, तो लॉसेस हमने कितने पढ़े थे? लॉसेस पढ़े थे हमने 15%। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक डिमांड की, तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो टोटल डिमांड का कितना माना जाता है? 60 to 70% तक माना जाता है भैया। और इसके बाद में हमने आगे भी बहुत सारा डेटा जो है लगातार हम पढ़ते चले गए। तो आप अच्छे से रिवाइज करते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फायर डिमांड के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, वो तो आपको भूलना ही नहीं है, बस ऐसे लिख लिया करो। 31 रूट पी किसका फॉर्मूला? कुचलिंग का। 5663 रूट पी ये लिख लिया करो, बस्टन फॉर्मूला। फायर डिमांड का लिखना 4637 रूट पी, यहां पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.01 रूट पी। ये कब था? जब पॉपुलेशन लेस देन क्या हो? 2 लाख हो। तो ये सारा का सारा डेटा जो है ना, डेटा बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करवाता है। और देखो यहां पर क्या चीजें कवर होती है डेटा को हमेशा रिवाइज करने से। आपको फॉर्मूले लर्न होते हैं, फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, उनकी यूनिट्स बार बार याद करने से आपको पता चलता है कि किस इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर यूनिट क्या थी, और वहां से आंसर की जो यूनिट है ना वो भी आपको निकालने की दिक्कत नहीं रहती। तो इस तरह से हमने रिवाइज किया था। इसके बाद में हमने गुडरिच इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, जो हमारी अलग अलग तरीके की डिमांड थी, वहां पर आगे बढ़कर हमने गुडरिच इक्वेशन पढ़ा। हम निकालना चाहते थे मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, और निकालना चाह रहे थे मैक्सिमम मंथली डिमांड। तो इन सब के लिए गुडरिच इक्वेशन एक हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिला, जिसने ये कहा कि भैया आप इस इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ और आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो गुडरिच इक्वेशन मैं उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से याद होगी, क्योंकि मैंने कहा था और सब भूल जाओ, इसे जरूर याद रखना। तो ये था P बराबर 180 इंटू टी मल्टीप्लाई रेज टू द पावर 0.10। अब यहाँ पर टी की वैल्यू अगर 1 है तो ये डे के अंदर आ जाएगा। एक दिन के लिए 1 रखो टी की वैल्यू। टी बराबर 7 रखेंगे कितने के लिए? वीक के लिए। भैया जितने दिन के लिए निकाल रहे हो टी की वैल्यू उतने ही टाइम के अंदर पुट करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डेली डिमांड की, तो वो कितना परसेंट था? एवरेज डेली डिमांड का कितना था? 180% था। ठीक है, मैंने आपको याद कराया था मैक्सिमम डेली डिमांड QMD बराबर 180% ऑफ Q एवरेज डेली वाला। फिर अगर हम बात करें वीकली डिमांड, वीकली डिमांड कितनी थी? वीकली डिमांड हमारी थी, यहां पर अगर मैं बात करूं Q वीक मैंने लिख दिया, तो ये कितना था? 148% ऑफ Q एवरेज वीक।
यहाँ पे आएगा एवरेज वीकली का, और ये क्यू एवरेज है डेली का। इसके बाद अगर हम बात करें मंथली का, तो क्यू ऑफ मंथली यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बराबर 128% ऑफ क्यू ऑफ एवरेज मंथली। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूले या ये डेटा था जो आपको याद रखना है। गुडरिच इक्वेशन के अंदर मैंने आपको निकालना भी बताया था कि कैसे इनको निकाला जाता है। फिर हमने क्या करा, हमने डिजाइन पीरियड की बात करी। डिजाइन पीरियड में मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी कंपोनेंट के, चाहे वो ट्रीटमेंट यूनिट है, चाहे हमारी पाइप अप्रेंटिस है, चाहे हमारे पाइप कन्विंग सेक्शंस है, उनकी डिजाइन लाइफ जो है वो उनके यूजफुल लाइफ पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकती। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की बात करी हमने देखा कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड है उसके साथ हम किसे कंसीडर करते हुए चलते हैं, फायर डिमांड को भी कंसीडर करते चले जाते हैं, है ना। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा, यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब बात आती है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक था डिजाइन पीरियड हो चुका था, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि भैया आगे चल के हमें क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़नी है। तो आज हमारा टॉपिक जो है ना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वाला रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज जो है ना, मैंने पिछली बार भी बताई थी कि एक डिजाइन लाइफ के अंदर ही एक टेबल थी जो मैंने आपको याद करवाया था। जैसे डैम सरफेस रिजर्वियर है 50 इयर्स, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट है तो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो लाइफ दी जाती है कितने ईयर दी जाती है, ये दी जाती है ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 15 ईयर। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कितनी दी जाती है 30 ईयर। तो ये सारी जो डिमांड थी ना, ये डिमांड नहीं सॉरी डिजाइन लाइफ, ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। मैं ये चाहता हूं कि अभी जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है ना, ये सारा सिंपल था, यहां पर अच्छी इंजीनियरिंग आई नहीं है। जो अच्छी इंजीनियरिंग आएगी ना वो उसके तो मैं आपको जैसे भी याद करवाएगी, ट्रिक्स है मेरे पास, शॉर्ट बनाए गए, कुछ भी बनाया गया, मैं आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करूंगा और याद कराऊंगा। लेकिन ये जो चीज है ना बिल्कुल एकदम डेटा है, सिंपल डेटा है, जिसको अगर आप भूल गए ना पेपर के अंदर, अगर 3182 रूट पी भूल गए तो यहां पर आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं आने से सीधा 2 नंबर चले जाएंगे। तो इन पे मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं, ज्यादा टाइम इस पे इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस टॉपिक को ना, ये जो पॉपुलेशन फोरकास्ट, सोर्स ऑफ वाटर है, ये जो अपना बैलेंस स्टोरेज ऑफ रिजर्वियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगता है हमें कि ये इतने काम के टॉपिक नहीं है, यूजफुल नहीं है, लेकिन सबसे अच्छे मार्क्स यही दिलवाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट है, या हम बात करें सीवेज के डिस्पोजल की, या हम बात करें सीवेज के ट्रीटमेंट की, या मैं बात करूं स्लज बल्किंग की, या मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा जो हमारा एसबीएम होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, एसबीआई होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है, आरबीसी की बात करूं, है ना, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर की बात करूं, ये सब आता है मेरे को। लेकिन वहां पर पता क्या है, वहां पर असली इंजीनियरिंग निकल के आएगी, वहां पर भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉन्सेप्ट निकला, सवाल गया। लेकिन यहां पर अगर आपको थोड़ा सा भी याद है ना, तो आप 101%, अगर आप वहां पर अगर तुक्का भी मारोगे ना तो आपका सही जाएगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा चीजें है नहीं याद रखने वाली, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन डाटा की, कि पॉपुलेशन डाटा क्या होता है। बात आती है पॉपुलेशन डाटा की, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि पॉपुलेशन डाटा जो है एक तरीके का क्या है, जनगणना, जिसको हम कहते हैं जनगणना करना, या मैं बोलूं सेंसस करना। सेंसस का अलग अलग कंट्रीज के अंदर सेंसस का जो लाइफ स्पान है वो अलग अलग रहता है, टाइम पीरियड जो है ना सेंसस करने का अलग अलग रहता है। इंडिया के अंदर ये है 10 ईयर तक है, बात यहां पर ही आती है। अब पॉपुलेशन डाटा जो होता है, सबसे पहले इसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन किया जाएगा। कलेक्शन कौन करते हैं, जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल बॉडीज के अंदर कौन लोग, जैसे हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, बाकी सब जो हो गए, वो क्या करते हैं लोकल बॉडीज के अंदर जो लोग हैं। अभी तो ये काम गवर्नमेंट टीचर्स को भी दे दिया गया है, पहले नहीं था गवर्नमेंट टीचर्स के पास। अब जो हमारी वोटर लिस्ट होती है या फिर ये पॉपुलेशन का है काम, ये पूरा गवर्नमेंट टीचर्स के पास जाता है, उनको उनसे करवाया जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन होता है पॉपुलेशन का। कलेक्शन होने के बाद में पहले डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, फिर सेंसस होती है, फिर ये डेटा जो है ऊपर भेजा जाता है, और डेटा भेजने के बाद में अगर मैं बात करूं जनसंख्या दिवस की, तो ये भी एक आध बार पूछ लिया गया था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखा करो। जैसे ना अभी मैं बताऊं आपको, जनसंख्या दिवस हो गया, मतदान दिवस हो गया, आर्मी दिवस हो गया, कोई पता नहीं है कहीं से क्या उठा के पूछ लिया जाए भैया। अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनने लग गए आजकल, है ना, अनप्रेडिक्टेबल। ये जो होता है ना एरिया 3-4 क्वेश्चन का जो करंट से पूछा जाता है वो अनप्रेडिक्टेबल है। इंजीनियरिंग का तो आप बता दोगे कि यहां से यहां तक, फिर भी एरिया फिक्स है क्योंकि सिलेबस है। करंट अफेयर्स का या जीके की बात करूं, वहां पर नहीं है, वहां पर फिक्स नहीं है कि कहां से पूछेगा वो। ठीक है, पॉपुलेशन डेटा की हमने बात करी। अब बात आती है फोरकास्टिंग की, है ना। जब हम बात करते हैं फोरकास्ट करने का, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने का, फोरकास्ट का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो आज पॉपुलेशन है ना, उससे हम अंदाजा लगा लें कि नेक्स्ट आने वाले डिकेड्स के अंदर जो पॉपुलेशन है, आने वाले डिकेड्स के अंदर, या मैं बात करूं कि फ्यूचर डिकेड्स के अंदर
फ्यूचर जो डिकेड्स है 10-10 साल का जो ग्रुप है हमारा, उसके अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, जो इंक्रीज करने वाली है, उसका अंदाजा मुझे आज प्रेजेंट में चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अलग अलग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके हिसाब से किया जाता है। अब पता क्या होता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर ना कुछ फैक्टर्स आते हैं जो गवर्न करते हैं इसको ना, इफेक्ट भी करते हैं, गवर्न भी करते हैं। अगर मैं कहूं तो दोनों चीजें करते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है, यहां पर 3 फैक्टर जो है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बर्थ, जन्म, फिर डेथ, मृत्यु, और तीसरा माइग्रेशन, है ना, यहां से वहां चले जाना, मतलब अन्यत्र अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की तरफ चले जाना, तो माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर जो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को इफेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेथ की, तो आपको पता है कि जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज जो है इंप्रूव होती चली जा रही है, डेथ रेट्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। बर्थ रेट्स की बात करें तो पहले क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटीज कम थी, लीगलाइज अबॉर्शन नहीं थे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग नहीं थी। अब ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है, तो बर्थ रेट्स भी हैं जो वो डिक्रीज कर रही हैं थोड़ी सी। लेकिन अभी आप कहोगे कि सर पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछला जो साल है, तो वो तो भैया सबने फायदा उठाया। मैं बताऊं आपको, लॉकडाउन का पॉपुलेशन जम के बढ़ी है, ठीक है। तो अभी ये क्या होता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों इफेक्ट करते हैं। माइग्रेशन की बात करें, आप जिस सिटी के अंदर रह रहे हो, वहां से किसी आपको आसपास वाली सिटी का पता चला कि वहां पर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने वाली है, वहां पर जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा, तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट का चांसेस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, वहां जाने की कोशिश करोगे ताकि आप भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जो पूरी कर सके, कुछ कमा सको, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा तो जाओगे। तो मैंने एक बोला कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को गवर्न करने वाले, इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगर फैक्टर्स की बात करें हम, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, फैक्टर हो गए, आपको याद रखना है, बर्थ, फिर डेथ और उसके बाद में माइग्रेशन। 3 फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, या फिर कांस्टेंट है। कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है किसी सिटी के अंदर, ठीक है। तो वो हम आगे चल के अब डिफरेंट जो मेथड आने वाले ना, वहां पर बात करेंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बपड़, आगे बढ़ते और चलते हैं। ये तो थे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को गवर्न करते हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। 3 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो, ग्रोथ कर्व। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ कर्व की इंपॉर्टेंस है। देखो, मैंने ये बोला कि जो मेरी पॉपुलेशन है, अगर मैं किसी सिटी के लिए फोरकास्ट कर रहा हूं पॉपुलेशन को, या इसको निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक ग्राफ पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बात करूं, ग्राफ पढ़ना पड़ता है, या ग्राफ बनाया गया, या ग्राफ कैलकुलेट किया गया, या अप्रोक्सीमेशन लगाया गया। यहां पर एक वर्ड आ रहा है अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन वर्ड आया क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपने कहीं ना कहीं जाके अप्रोक्सीमेशन पढ़े होंगे। अप्रोक्सीमेशन पढ़ते थे हम, न्यूटन रैप्सन मेथड हुआ करता था, सिंप्लेक्स मेथड हुआ करता था, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर हमने सारे टॉपिक पढ़े थे अप्रोक्सीमेशन के। अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि अंदाजा, लगभग आसपास छूता हुआ सा अंदाजा हम लगाते हैं कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रोथ कर्व की। जब भी कोई कर्व बनाया जाता है तो वो किसी न किसी इक्वेशन से बनाया जाता है ना, इक्वेशन से। अगर आपने मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़ी है 11th-12th के अंदर, तो आपने वहां पर एक चीज देखी होगी, जब भी हम, ये नोट में लिख लो, पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो या आज आपको पता चल जाएगा। जब हम किसी बड़ी चीज से कोई छोटा सा पार्ट निकालना चाहते हैं, मैंने ये बोला कि किसी बड़ी चीज से हम एक छोटा सा पार्ट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 चीजें काम में लेते हैं मैथ में। एक होती है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक होता है बड़े पार्ट से छोटा पार्ट निकालना, और एक होता है छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट बनाना, छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ। इन दोनों को काम लिया जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर अपने बात करें, एक हमें पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है, उससे मुझे आने वाले फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन निकालनी है, या किसी सिटी के लिए मुझे क्या करना है, एक कंट्री के अंदर से पॉपुलेशन निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन का काम में लेता हूं। देखा होगा आपने 11th-12th में डिफरेंशिएशन किया होगा, आपने देखा होगा वहां पर जब भी हमें क्या होना था, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, किसी एक लैमिना की या किसी एक बॉडी की कुछ हमें कोई भी, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की या एरिया की, अननोन कैटेगरी है, अननोन साइज का हमारे पास कोई लैमिना है, उसका हम कैलकुलेट करते थे, तो क्या करते थे, वहां पर डिफरेंशिएट कर देते थे, छोटा सा पार्ट ले लेते थे, उससे हमें क्या मिल जाता था,
इंटीग्रेशन करते थे तो बड़े पार्ट का मिल जाता था, और बड़े में से छोटे का निकालना होता था, डिफरेंशिएशन कर देते थे। तो ठीक है, यहां पर जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है, यहां पर जो इक्वेशंस बनाई गई हैं, ये सारी के सारी अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस है। फिर बात करूं मैं आपको, जितने भी मेथड हम पढ़ेंगे ना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के, उनमें से कोई भी मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड से ज्यादा कुछ नहीं है, सब अप्रोक्सीमेट मेथड है। कोई भी मेथड परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं देता, परफेक्ट डेटा नहीं देता कि आगे इतने साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और फ्यूचर पॉपुलेशन, तो वहां पर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज ही वहां पे सही है, क्योंकि भैया जितने भी मेथड्स हैं सारे अप्रोक्सीमेट मेथड है। फिर भी याद रखना ये बात को, फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर आपको करेक्ट डेटा कौन सा मेथड देता है, तो करेक्ट डेटा कोई भी नहीं देता, सब अप्रोक्सीमेट डेटा देते हैं। ठीक है, कोई लार्जर सिटी के लिए लग गया, कोई स्मॉलर सिटी के लिए लग गया, कोई ओल्ड सिटी के लिए लग गया, लेकिन किसी ने भी हमें करेक्ट डेटा नहीं दिया। बात समझ में आई? ठीक है, ये मैथ वाला पॉइंट जो था ये आपको पता होगा, छोटे से बड़ा बनाना और बड़े से छोटा बनाना। तो यहां पर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। ग्रोथ कर्व पे आ रहे थे, तो मैंने आपको समझाया ग्रोथ कर्व जो है वो भी किसी न किसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसको बिना बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम करते रहे। जैसे आपने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा है, तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा है, तो भी आगे हम बात करेंगे इक्विवेलेंट पाइप मेथड की, यहां पर भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो वो जो मेथड है वो हार्डी क्रॉस मेथड है, या हम बात करूं ट्रायल एंड एरर मेथड है। ये सारे मेथड जो है मैथमेटिक्स में आते हैं। अभी देखो हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है, तो पॉपुलेशन फोरकास्ट जो है ना जीरो से नहीं शुरू होगा। अब आप कहोगे सर कि जीरो से क्यों नहीं शुरू होगा? देखो इस एक्सिस पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा टी बराबर टाइम। ठीक है, इधर की तरफ टाइम चल रहा है, और यहां मैंने लिख दिया पॉपुलेशन, इधर की तरफ पॉपुलेशन चल रही है, और इसे मैंने दे दिया पी में। ठीक है, अब जीरो से शुरू नहीं होगा। पूछो क्यों? अपने को ना वहां नहीं जाना जहां पर एडम और ईव थे, या मैं कहूं आदम था, है ना, उस टाइम पे नहीं जाना, या मनुस्मृति पे नहीं जाना अपने को कि भैया कोई था ही नहीं इस प्रकृति में, है ना, सेल आ रही है, वहां पे कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि कुछ लोग धरती पे पहले से हैं और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कुछ लोग हैं, तभी तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जीरो से नहीं शुरू होगा। जो भी लोग अगर ऐसे बनाते हैं ना इस कर्व को, मैं बता दूं जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो वो गलत है। जीरो से कभी भी ये कर्व शुरू नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग पहले से थे इस धरती पे, कुछ ना कुछ होंगे, तभी हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं। जीरो तो सवाल ही नहीं है कि कभी जीरो थे, सेल तो हमेशा रही है लाइफ के अंदर। बात करते हैं, मैंने शुरू किया थोड़ा सा ऊपर कि कुछ लोग धरती पर थे पहले से, तो अब क्या होगा किसी नई सिटी के लिए, जब वहां पर कॉलोनीज बसना शुरू हुई है, लोग आना शुरू हुए, तो ये जो पॉपुलेशन होती है ना ये इंक्रीज करती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पॉपुलेशन जो है ना, यहां पर मैंने इसे नाम दे दिया ए। ये ए से लेके किस पॉइंट तक बढ़ी है? ये बढ़ी है मेरी बी पॉइंट तक। एक मिनट, ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा। पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी पॉइंट बी तक। ठीक है, हमने बात करी पॉइंट बी तक बढ़ी, फिर ये अगर आगे की तरफ बढ़ती चली गई, और लास्ट में क्या हो गया, ये यूं चली गई, कुछ ऐसे गया। इसका यूं जाने का मैं रीजन भी आपको बताता हूं अभी कि क्यों गई ये। ठीक है, ये यहां से लेकर ना बी से लेकर ये तो है मैक्सिमम पॉइंट जहां तक इंक्रीज हुई। ये इंक्रीज वाला ना थोड़ा सा सही नहीं बना, मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट जो है ना, ये मानना क्या है, यहीं पे मिल रहा है मैक्सिमम। ठीक है, ये ए है, ये मैक्सिमम वाला जो है ये मेरा पॉइंट क्या है, सी है, और ये वाला जो पॉइंट है ये है डी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पॉपुलेशन इस यहां पर आ जाती है, और यहां पर जाकर क्या हो जाती है, ये टच कर जाती है किसको, सैचुरेशन को। ठीक है, किसको टच कर गई, सैचुरेशन को टच कर गई। या मैं बात करूं इस जगह पे पॉपुलेशन की जो वैल्यू उसे क्या बोला जाएगा, पीएस बोला जाएगा। ठीक है, पीएस बोला जाएगा, और यहां पर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पी है। बात समझ में आ रही है, और ये फर्दर आगे धीरे धीरे पी से पीएस की तरफ जा रही है। अब हमारा जो इनिशियल पोर्शन है ना इस कर्व का, ए से बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंक्रीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का। अगर मैं बात करूं चेंज ऑफ पॉपुलेशन या चेंज ऑफ किसी भी चीज का, चेंज ऑफ स्लोप भी आपने पढ़ा होगा, कैसे दिया जाता है, dx अपॉन dt से दिया जाता है स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप विद टाइम।
या मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप डी एक्स नहीं तो डी वाई आपने पढ़ा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ा होगा, स्लोप का चेंज। यहां पर हमारा जो चेंज है ना पॉपुलेशन का चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इसे डीपी अपॉन डी टी लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या? नहीं, ये सही होगा। स्लोप का अगर हम इंक्रीज देते हैं तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में देते हैं। सेम उसी टाइप से मैंने ये बताया कि अगर चेंज ऑफ पॉपुलेशन में बात करूं तो अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या लिख दूं, डीपी अपॉन डी टी लिख दूं। टाइम के साथ पॉपुलेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो डीपी अपॉन डी टी हो गया। तो डीपी अपॉन डी टी, अगर पॉपुलेशन यहां पर इंक्रीज हो रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस जगह पे मेरा रिलेशन कैसा है, प्रिपोर्शनल रिलेशन है। क्या बात करी हमने देखा कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है, अगर कोई न्यू सिटी है उसके अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो ए से लेके बी तक के पोर्शन के अंदर आपको जो पॉपुलेशन है वो क्या मिलेगी भैया, वो मिलेगी मेरी डायरेक्टली प्रिपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा, न्यू सिटी है, डेवलपिंग सिटी है, तो वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉपुलेशन इंक्रीज जो है ये यहां तक लगती है, ठीक है, पॉइंट बी तक है। अब बी से लेके डी तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को पता क्या बोला गया, इस पोर्शन को बोला गया मेरा ट्रांजिशन जोन। इस जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। देखो इस बी से लेके डी तक के जोन के अंदर पॉपुलेशन ने यहां पर हाई इंक्रीज जो है ना, एक पीक, यहां पर एक पीक अचीव करी। देखो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बनाने की कोशिश करूं या प्रोबेबिलिटी कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर अपने प्रोबेबिलिटी कर्व बनाने की कोशिश करें कुछ ऐसा बनेगा। तो हाई पॉइंट जो है हमारा क्या, पीक जो है क्या, पॉइंट सी है। मतलब पॉपुलेशन यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम इंक्रीज होगी। उसके बाद में पॉपुलेशन घटना शुरू होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद में क्या हुआ, पॉपुलेशन घटना शुरू हो गई। पहले ए से लेके बी तक पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, बी से लेके डी तक जो पॉपुलेशन है वो किस जोन में पहुंच गई, ट्रांजिशन जोन में। मतलब इंक्रीज भी हुआ, जितना इंक्रीज हुआ फिर उतना ही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन ये एक ट्रांजिशन जोन है। और पॉइंट डी से लेके ई तक जो पॉपुलेशन है, डीपी अपॉन डी जो है वो क्या हो गई, वो हो गई पीएस माइनस पी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन जो है वो किसको पहुंच गई, सैचुरेशन जोन पे पहुंच गई। मतलब यहां जाकर सिटी के अंदर पॉपुलेशन जो है वो फुल हो गई। उन्होंने कहा कि भैया अब और लोग नहीं आ सकते, रोक तो सकते नहीं आप, बच्चे तो होंगे ही होंगे, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन सिटी जो है वो सैचुरेट हो गई। क्योंकि वहां पर जो पब्लिक स्कीम्स, या हम बात करें वाटर सप्लाई स्कीम्स या अदर जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की तरफ से जो है कंज्यूमर के लिए, वो वहां पर अब सफिशिएंट जितने लोग थे उनके लिए हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिसके लिए डिजाइन करी गई थी। अब इससे ऊपर सैचुरेशन जोन से ऊपर अगर पॉपुलेशन जाती है तो वाटर सप्लाई स्कीम हो, चाहे वहां पर सीवेज वाला हो, कोई भी चीज काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए, पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हुए डिजाइन करी जाती है, इसीलिए हम इस कर्व को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये सैचुरेशन जोन को टच कर गई, इसके आगे के लिए हम डिजाइन ही नहीं करते, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है, यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और बी से डी के बीच में क्या हुआ, ट्रांजिशन जोन आया, और ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, यहां पर पॉपुलेशन मैक्सिमम बढ़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कर्व की, जो मैंने यहां पर एक ग्राफ बना रखा है। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ग्राफ बोलते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ है ना, जब भी इसकी बात आती है, जब भी ये कहीं पे आके घुस जाता है ना, तो कभी भी ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देता, कभी भी एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलता। प्रोबेबिलिटी कर्व हमेशा एक अंदाजा देता है। प्रोबेबिलिटी भी नाम से पता चलता है, प्रायिकता। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, प्रायिकता या जीएसयू की तैयारी वाले हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए बता रहा हूं, ये होती है प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, ये प्रायिकता कर्व है ना। यहां पर ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन के बाद में हम सैचुरेशन जोन में पहुंच गए। पीएस माइनस पी क्यों लिखा, क्योंकि पीएस क्या है, पॉपुलेशन यहां तक मैक्सिमम गई और मिनिमम कितनी थी, पी। तो उसके बीच का अगर हम बात करें, अगर ये बढ़ेगा तो इसके बीच का अंतर भी जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा। बात समझ में आ रही है क्या? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सैचुरेशन के बाद में पॉपुलेशन घट भी सकती है, लोग मर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ और हो गया। हमें उस आगे की बात तो करनी ही नहीं है, सैचुरेशन तक ही जाना है। अब सैचुरेशन के अंदर जो है आपने पॉपुलेशन जो है कैसे निकालते, कैसे है, पीएस माइनस पी करके, ठीक है। बात समझ में आई क्या? पीएस माइनस पी जो है ये इस इक्वेशन का करेक्ट फॉर्मेट है जो सैचुरेशन जोन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है डीपी अपॉन डीटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू पी है। और अगर इस पोर्शन की बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या डीपी अपॉन डीटी बराबर पी लिख सकता हूं क्या? यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है। हमने ना बात करी बढ़ने की, ना बात करी घटने की। क्यों? क्योंकि जितना बढ़ा उतना क्या हो गया, कम हो रहने लग गया धीरे धीरे। यहाँ पर जो स्लोप है ना, यूं जाके यूं हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज होने लग गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशन जोन। भैया जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे ट्रांजिशन जोन क्यों बोल रहा हूं। भैया जब मेरा फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट के अंदर जाता है, टर्बुलेंट के अंदर चेंज होता है, तो क्या वहां पर भी ट्रांजिशन जोन आता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर आता है। क्यों? क्योंकि रिनोल्ड्स नंबर जो होते हैं 2000 से कहा जाते हैं
4000 तक जाता है। और इसके बीच में जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं लैमिना के अंदर फ्लो कर रहे हैं, वहां से हमने अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, अगर उसके पानी के क्या करें, जो लैमिना चल रहा है, जो लिक्विड की ड्रॉपलेट्स है उनके अंदर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे एक लैमिना से, और सेपरेट होते होते किस में बदल जाएंगे, एक फाउंटेन की फॉर्म में बने जाएंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो लैमिनार से टर्बुलेंट के बीच में भी जब फ्लो जाता है तब भी क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। ये मैंने सिविल वाले बच्चों के लिए एग्जांपल दिया है, ठीक है। सभी लोग समझने की कोशिश मत करना, सिविल वाले समझ जाएंगे। अब बात यहां पर आती है कि यहाँ पे भी ट्रांजिशन जोन है, प्रोबेबिलिटी कर्व है, प्रोबेबिलिटी कर्व कभी हमें सही आंसर नहीं देता, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड जो है ना वो काम में लिए जाते हैं। और इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, इस ग्राफ को बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्राफ। लॉजिस्टिक ग्राफ क्यों बोला गया, क्योंकि ये देखो ये एक ई के फॉर्मेट में बनने वाला ग्राफ है। अब ई ग्राफ की जो होती है ना प्रॉपर्टी क्या होती है, ई ग्राफ जो होता है ना, लॉग का ग्राफ जो होता है, अगर मैं बात करूं, ये कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहीं पे जाके रुक जाएगा। तो ई लॉग के बारे में मैंने क्या बोला आपको, ई लॉग कभी खत्म नहीं होता। और हमारा जो ये ग्राफ है ये एक लॉजिस्टिक कर्व है, और ये भी कहीं खत्म नहीं होगा। सैचुरेशन के आगे हमें भी नहीं पता पॉपुलेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है सैचुरेशन होने के बाद में। और इधर पीछे की तरफ भी हमें नहीं पता कि पीछे कितने लोग थे, 2 लोगों ने सारी पॉपुलेशन बढ़ा दी या 50 लोगों ने सारी पॉपुलेशन बढ़ा दी। हमने बात करी सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में। तो ये भी एक किस ग्राफ का फॉर्मेट है, ये किसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ग्राफ की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्राफ। लॉजिस्टिक ग्राफ जो होता है इसका एक अन्य नाम भी है, उसे कहते हैं हम एस कर्व। इसको याद रखेंगे भैया, पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो है किस ग्राफ से दी जाती है, तो वो दी जाती है लॉजिस्टिक ग्राफ से दी जाती है, या मैं बात करूं किससे दी जाती है, एस कर्व से। कभी ना भूलने वाले पॉइंट्स के अंदर शामिल कर लो इस ग्राफ को, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो यहां कौन सा मेथड लगेगा, और अगर यहां पर पॉपुलेशन जो है वो ट्रांजिशन जोन के अंदर है तो यहां कौन सा मेथड लगेगा, और अगर यहां पर सैचुरेशन जोन के अंदर जा रही है तो वहां पर कौन सा मेथड लगेगा। इसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारा का सारा हमें कहां पढ़ना है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर। देखो यहां पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ना, तो यहां मैं अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, यहां पर मेथड लगता है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इसी मेथड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। बात समझ में आई क्या। ये वाला जो मेरा एरिया है dp पॉइंट dt प्रोपोर्शनल टू p, यहां तक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है, इसे मैं किससे कैलकुलेट करूंगा, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, और इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। ये मेरा जो यहां पर ट्रांजिशन जोन वाला कर्व के अंदर एरिया है dp पॉइंट dt इज इक्वल टू क्या है, p है, ये मेरा ट्रांजिशन जोन है, और ट्रांजिशन जोन को कैलकुलेट करने के लिए मेथड काम में लिया जाता है, उसे बोला जाएगा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। याद रखेंगे भैया, ट्रांजिशन जोन के अंदर कौन सा मेथड लगता है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। और जो इंक्रीमेंटल वाली फॉर्म को दर्शा रहा है कर्व, उस वहां पर मेरी जो पॉपुलेशन है वो किस मेथड से निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। अब ये जो सैचुरेशन जोन वाला है ना, इसको निकालने के लिए 3 मेथड और है हमारे पास। देखो 3 मेथड टोटल, कुल जो मेथड निकालने के ना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के वो 6 में से 3, और उन 3 में से हमें बेस्ट सुटेबल बेस्ट यहां पर लगाना है। अब उनमें से बेस्ट हो सकता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हो। आप कहोगे कि सर यहां पर मैं जोनिंग मेथड भी लगा सकता हूं क्या, या फिर ये बोलूं कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज के साथ में एक मेथड हो रहा है हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, क्या मैं वो लगा सकता हूं क्या। तो यहां पर ना जोनिंग मेथड तो नहीं लगेगा, ठीक है। पहली बात, जोनिंग मेथड क्यों नहीं लगेगा, जोनिंग मेथड के अंदर हम जाके बात करेंगे, एक जोन लिया जाता है ना, जैसे किसी सिटी किसी टाउन का एक पर्टिकुलर जोन ले लिया, वहां पर सिलेक्ट कर लिया और वहां पर हम स्टडी करने लगे, वो नहीं लगेगा। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड आता है ना, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल जो है ना वो इंक्रीमेंट पे एक होने वाले आगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये किसको दिखाया जाएगा, पहले देखो अर्थमेटिक है, यहां पर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर सैचुरेटेड हो गया। तो यहां पर लगाना सही तो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी, लेकिन लगता कौन सा है, ये करेक्टली कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको यहाँ इस मेथड, ये जो एरिया ना कर्व का कौन सा मेथड ऐसा है जो आपको इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा, ये नहीं दिया कहीं भी, ठीक है। फिर से अपने इन पॉइंट्स को मैं एक बार बता देता हूं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, सारे के सारे जो हमारे मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके लिए सेंसस की जाती है। सेंसस का मतलब जनगणना की जाती है। सबसे पहले जनगणना जो थी बताऊं रैंडम, लॉर्ड रिपन लॉर्ड मेयो, है ना, याद करना पड़ेगा, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी सबसे पहले। फिर लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ था, ये कंटिन्यूअस होने लगी थी। और जब हमारी आजादी के टाइम पे जो पहली जनगणना थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई थी। छोड़ो, ये
मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री में जाएगा, इसलिए अपने को नहीं पढ़ना, यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रही है। यहाँ पर क्या अपने को बात करनी है, यहाँ बात करनी है लॉजिस्टिक कर्व की, एस कर्व की बात करनी है। यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से निकालेंगे। फिर ये ट्रांजिशन जोन में दिया, ट्रांजिशन जोन के अंदर आपको याद रखना है एग्जांपल लैमिनार और टर्बुलेंट वाला, कि एक लैमिना से जैसे टर्बुलेंट हो जाता है, एक फाउंटेन के अंदर चला जाता है। बाकी सब याद रखो स्लोप का, जो लोग सिविल के नहीं है वो कैसे याद रखो, वो याद रखो देखो स्लोप का। जैसे किसी भी जगह पे क्या होता है, पहले स्लोप इंक्रीज हुई, फिर क्या होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। तो आप ऐसे याद रखो, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो बीच में एक जोन बनता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होता है। तो वो जो चेंज होता है ना, चेंज वाला जोन, जिसमें कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, सैचुरेशन जोन को रिप्रेजेंट करती है। सॉरी सैचुरेशन नहीं, ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट करती है। और ट्रांजिशन जोन के बाद में पॉपुलेशन क्या हो गई, सैचुरेशन हो गई, ठीक है, सैचुरेशन की तरफ चला गया। इस कर्व को क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्राफ बोलते हैं या एस कर्व बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स लगाए जाते हैं। कोई भी बड़ी सिटी है उसका पॉपुलेशन फोरकास्ट अलग मेथड से किया जाएगा, छोटी सिटी है उसका अलग मेथड से किया जाएगा। और कोई भी मेथड हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था डिजाइन लाइफ वाला, कभी भी कोई भी कंपोनेंट ट्रीटमेंट प्लांट का कोई भी हमारा जो है उसे अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो कभी भी वो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो यूजफुल लाइफ पीरियड है या यूजफुल लाइफ स्पान है उससे ज्यादा डिजाइन लाइफ नहीं हो सकती। उसी तरह ही आपको यहां पर भी याद रखना है। क्या याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है, मैं पॉइंट भूल गया, क्या याद रखना था, क्या याद रखना था भैया, एक मिनट टाइम दो मेरे को। वहां पर याद रखना था वहां पर तो ये याद रखना था कि पॉपुलेशन जो है, भूल गया मैं, स्किप हो गया मेरा, ठीक है। अब अपने इसमें ना आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड के अंदर ना 6 मेथड हैं टोटल जो अपने को पढ़ने हैं। लेकिन इनमें से ना जो मेथड्स कुछ अच्छे मेथड्स हैं जिनसे आंसर तुरंत निकल जाता है, जिनकी कैलकुलेशन आसान है, उनके ऊपर ही बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जो थोड़ा कठिन की तरफ जाते हैं, जिनमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, जिनमें लोग की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, उन मेथड्स की तरफ भी कम पूछा जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बनाना है तो आप नोट कर लो, ठीक है। ये ग्राफ जो है थोड़ा नोट कर लो, वरना आप नोट्स के अंदर आपको ये कंप्लीट मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये जो था हमारा लॉजिस्टिक कर्व, ये आपने नोट करना है तो आप कर लो, इच्छा है, ठीक है, नहीं तो देखो नोट्स के अंदर कंप्लीट आपको सारा कुछ दिया हुआ है। अब ना हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स की। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट मेथड है ना, वो है हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। देखो पहला मेथड जो है उसका नाम है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। नाम से पता चल रहा है अर्थमेटिक है, सिंपल होगा, ऑब्जर्वेशन कठिन नहीं होंगे, ठीक है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है ना, एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। और वो अजम्पशन क्या है, इसमें बोला गया कि जो पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज इज कांस्टेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज इज कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज विद टाइम, या मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भैया डीपी अपॉन डीटी बराबर क्या है, कांस्टेंट है। हमने क्या पढ़ा अजम्पशन कि पॉपुलेशन के अंदर के रिस्पेक्ट में वो क्या है, कांस्टेंट है ना। हमने उसके बारे में कोई बात नहीं करी, वो एक कांस्टेंट है। तो क्या मैं डीपी अपॉन डीटी है बराबर कांस्टेंट लिख दूं, क्या ये बात सही है क्या? इसके अजम्पशन के हिसाब से जो बात बोली जा रही है, क्या वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, डीपी अपॉन डीटी बराबर कांस्टेंट? मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, या मैं बात करूं इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कि पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज जो क्या है, कांस्टेंट है। बात एक ही, आपको 3-4 स्टेटमेंट के अंदर बोल कर ये क्वेश्चन मिल सकता है। अलग अलग एग्जाम के अंदर ना अलग अलग वर्ड्स के अंदर आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, डीपी अपॉन डीटी बराबर कांस्टेंट। तो क्या मैं डीपी अपॉन डीटी बराबर कांस्टेंट को मान लेता हूं, ये इसका नाम दे दिया के, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं भैया डीपी बराबर के इंटू डीटी? यहां तक बात समझ में आती है क्या? अब आती है भैया थोड़ी सी मैथमेटिक्स। यहां पर बात करनी पड़ेगी मेरे को उन लोगों से जो 12th के अंदर मैथ्स पे थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए, बट वो ज्यादा नहीं चाहिए। देखो पॉपुलेशन जो है ना हम फोरकास्ट कर रहे हैं, ये डिकेड्स के अंदर करनी पड़ेगी। क्यों भैया डिकेड्स के अंदर करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे देश के अंदर सेंसस जो है वो 10 ईयर के अंदर करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से चलाती है। अगर उसे मन करता है सेंसस करवाने का तो वो कभी भी करवा लेती है, वो ढूंढने के लिए कि बीपीएल कौन सा एपीएल कौन सा, करवाती रहती है। यहां पर आते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अब देखो एक डिकेड्स के अंदर मुझे ना
मान लेता हूं T1 से लेके T2 टाइम है ना, या मैंने यूं बोला कि 2000 से लेके मुझे 2010 का पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है, 2010 तक का पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। ये T1 हो गया, T2 हो गया। अब ये दोनों जो टाइम है ना, इनके अगर मैं क्या करूं, मुझे पॉपुलेशन आगे बड़े टाइम के लिए बड़ा निकालना है, छोटे से बड़ा निकालना है। मैंने क्या कहा, मुझे x से अगर 2x की तरफ जाना है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये बात थी, बस मैथ की इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहां पर मान लेता हूं मैं पॉपुलेशन जो है मेरी T1 से T2 टाइम की तरफ जा रही है, और हो कितनी रही है, P1 से P2 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या करेक्ट वैल्यू मिल सकती है क्या इंटीग्रेशन करने से? आप कहोगे हाँ सर, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है मेरी इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, यहां पर इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 बाय इंटीग्रेटिंग इट, बाय इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स ऑफ dt। तो क्या इसे ये भी लिख सकता हूं क्या, P1 से P2 तक और T1 से T2 तक। लिमिट्स ले ली मैंने कि ये वेरी कर रहा है P1 से P2 की तरफ और ये जा रहा है T1 से T2 की तरफ। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन सही है? आप कहोगे हाँ सर। अगर मैं यहां पे देखूं कि पॉपुलेशन का जो मेरा चेंज है P2 माइनस P1, उसे मैंने लिख दिया Pn। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसे सोल्व करोगे तो आप क्या मिल जाएगा, यहां पर कुछ कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे या कुछ भी वैल्यू मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब अगर मैं बात करूं 1 की, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब x के लिए आप लिमिट पुट करोगे P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, तो पता क्या वीडियो लंबा होता चला जाएगा। बता तो मैं ये भी दूंगा, इंटीग्रेशन भी बता दूंगा, लेकिन हमें क्या जानना है कि P2 माइनस P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। T2 माइनस T1 जो है ये पॉपुलेशन का एक चेंज है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं कि देखो एक एवरेज इंक्रीज हो रहा होगा, डिफरेंस। मान लिया 2000 में कुछ पॉपुलेशन जो है x है, 2010 के अंदर पॉपुलेशन जो है मेरी 2x है, तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं, मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये एक x है जो डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे मुझे दे दिया कि 2020 का कितना है, 3x है। तो अब यहां पर भी क्या है, डिफरेंस क्या है, x है। अब यहां पर 3 डिकेड्स के अंदर मुझे डिफरेंस कितने मिले, 2। अगर इनमें दोनों का एवरेज ले लूं x प्लस x अपॉन 2, तो इसे क्या बोला जाता है, समांतर माध्य, मैं कहूं मीन कहा जाता है। मीन कहा जाता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो क्या मैं अगर यहां पर बात करूं, पॉपुलेशन जो है वो मेरी बढ़ती चली गई। ठीक है, मैंने निकालना था Pn, बढ़ती चली गई, बढ़ेगी तो किसकी रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, इसके मल्टीपल में ही बढ़ेगी। एक हमने क्या किया, अलग अलग 4 से 5 डिकेड्स हमारे अंदर दिए हुए हैं, तो हमने उनका डिफरेंस निकाला। उनके डिफरेंस से हमने क्या किया, एक उनका मीन निकाला और उसका एवरेज कर दिया। तो ये जो एक्स बार है ये आ गया यहां पर। बात समझ रहे हो? और जो पुरानी पॉपुलेशन है, अगर मैं बात करूं कि आप कहोगे सर एक जगह से स्टार्ट हुई, पी नोट से स्टार्ट हुई, मान लिया पी नोट वो पॉपुलेशन है जो मेरे को पिछला डेटा दिया हुआ, तो क्या मैं यू लिख सकता हूं, पी नोट प्लस एक्स बार। अब ये किसका होगा, ये किसका होगा, कितने डिकेड्स बाद पूछी है, मान लो मुझे पूछी है 2040 के अंदर पूछी है, तो जहां से पूछी जा रही है, मान लो यहां से पूछी जा रही है तो 4 डिकेड्स हो गए, यहां से पूछी जा रही है तो 2 डिकेड्स हो गए। तो क्या मैं इसे पी एन बराबर पी नोट प्लस एन लिख सकता हूं, और एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ डिकेड्स। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ नहीं, मैंने आपको डेरिवेशन करते हुए ये छोटा सा एक फॉर्मूला जो था ये ड्राइव कराने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर दोबारा से देखो, इसको इस चीज को ना दोबारा से थोड़ा सा आसान करके बता देता हूं कि क्या किया क्या है। देखो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हो, अगर सिविल से बीटेक हो या इंजीनियरिंग की आपने किसी भी फील्ड में, तो मैथ आप पढ़ के आए हो तो आपको बेसिक पता होगा कि अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा। हमने क्या निकाला कि एक्स बार जो है मेरा मीन एवरेज है, सारे सेंसस के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं उनका। अगर बात करूं कैसे लिखा जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बार को। तो मैंने लास्ट में इक्वेशन क्या बनाई कि भैया पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी एन बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार इक्वेशन बनाई मैंने। पी एन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, जिसकी हमें निकालनी है। पी नोट क्या है, इनिशियल जहां से स्टार्ट करिए, या मैं बोल दूं इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी उसकी वैल्यू उस डिकेड के अंदर वो आ जाएगी यहां पर। और एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ डिकेड्स। बात समझ में आ रही है क्या, नंबर ऑफ डिकेड्स। और एक्स बार क्या है, मीन। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। पी एन
बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर ये नहीं भूलना, पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, पी एन बराबर क्या है, पी नॉट प्लस एन एक्स बार। इस बात को भूलना नहीं है, उसी पॉइंट्स के अंदर शामिल कर लो जहां सब कुछ भूलना है, लेकिन इन पॉइंट्स को नहीं भूलना। ठीक है, तो शामिल कर लो कभी ना भूलने वाले पॉइंट्स के अंदर। पी एन बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है हमने बात करी थी लॉजिस्टिक कर्व के अंदर, कि जहां पर ट्रांजिशन जोन था वहां पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है ना हमारा वो है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब इस मेथड का भी एक अजम्पशन है, अपना ही एक अजम्पशन है, और इस अजम्पशन क्या लिया गया, यहां पर लिया गया कि भैया जो परसेंटेज इंक्रीज है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। बोल दिया कि कांस्टेंट रेट के साथ पॉपुलेशन जो है लगातार इंक्रीज कर रही है। क्या बोला, फिर से सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज है वो क्या हो रही है, एक कांस्टेंट परसेंटेज रेट की हो रही है। मैंने माना कि R% के साथ मेरी पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज कर रही है, तो ये कांस्टेंट इंक्रीज है। इसी इंक्रीज के साथ, R के साथ ही वो 2010 में बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल 2020 में भी इसी R रेट के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो R% जो मैं बोल रहा हूं ये हमारा वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है जो हर डिकेड के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इस मेथड का अजम्पशन है। जियोमेट्रिक मेथड जो है इसका यूज अगर मैं बात करूं ना तो किसके लिए किया जाएगा, यंग सिटीज के लिए किया जाएगा। यंग सिटीज के लिए क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो न्यू सिटीज के अंदर जो है एज पर द, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, किससे डिजाइन करी जाती है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। फिर से सुन लो भैया, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यंग सिटीज के लिए यूज किया जाता है, डेवलपिंग सिटीज के लिए यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है जहां पॉपुलेशन क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, बात समझ में आई। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो था लॉजिस्टिक कर्व के अंदर हमने कहां यूज किया था, ट्रांजिशन जोन के अंदर यूज किया था। बात समझ में आ रही है, उसे कहां लगाएंगे, ओल्डर सिटीज के अंदर, ओल्डर सिटीज के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या आपको कि कांस्टेंट परसेंटेज रेट के साथ इंक्रीज होता है। अब अगर मैं बात करूं, मुझे किसी पी एन नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ डिकेड, पी एन नंबर ऑफ कोई डिकेड है जिसके अंदर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है, तो क्या ये R% के साथ बढ़ रही थी, तो क्या मैं R/100 लिख सकता हूं, इसे परसेंट हटा दिया तो क्या मैं इसके साथ में पुरानी पॉपुलेशन अगर ऐड करूं तो क्या मेरी कोई पुरानी पॉपुलेशन पी नोट रही होगी क्या, हाँ जी। पी एन जो मेरी नई आने वाली पॉपुलेशन है वो किसी पुरानी के रिस्पेक्ट के अंदर मैं अगर बात करूं, पिछली जो होगी उसके अंदर ऐड तो होगा ही ना, पिछली के साथ जुड़कर ही। तो मैंने क्या बोला, मान लो यहाँ पे पहले 50 लोग थे और आगे आने वाले टाइम के अंदर मुझे निकालना है कि कितने होंगे, या मैं बात करूं 2010 में 50 लोग थे किसी जगह पे और 2020 में निकालने हैं, तो कांस्टेंट परसेंटेज के साथ दूं तो क्या R/100 लिखूंगा, हाँ जी भैया R/100 लिखूंगा। क्या इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या पी नोट के साथ, हाँ जी साहब इसको मल्टीप्लाई भी करोगे और यहाँ पर प्लस भी करोगे उसी पॉपुलेशन को, क्योंकि ये उसी के परसेंटेज के अंदर बढ़ रहा है एक कांस्टेंट रेट से। आ रही है बात समझ में, हाँ जी आ रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसी पॉपुलेशन का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं यहां पर पी नोट को कॉमन ले सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर ले सकते हो, तो 1 प्लस R/100। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, मुझे किसी n डिकेड्स के अंदर निकालनी है, मैंने बोला n बराबर 5 डिकेड्स के अंदर निकालो, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पी एन बराबर पी नोट इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 5। बहुत सिंपल है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इतना कठिन नहीं है समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया। एन डिकेड के अंदर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है, मेरी पास्ट पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, वो पी नोट थी, और हमने क्या बोला अजम्पशन के हिसाब से इस मेथड के अंदर कि मेरा जो पॉपुलेशन है वो एक कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ रेट के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब हर साल जो वो इंक्रीमेंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 10% पहले था, 10% बाद में था, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो R/100 परसेंटेज हटाया, अब क्या होगा, पुरानी पॉपुलेशन यहां जोड़ी। अब ये जो परसेंटेज इंक्रीज है किसकी रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, पुरानी पॉपुलेशन की इंक्रीज में बढ़ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। क्या मैं पी नोट को कॉमन ले सकता हूं क्या, हाँ सर पी नोट को कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस R/100 लिख दूं, क्या गलत है क्या, नहीं, ये मेरा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी एन डिकेड के अंदर अगर मुझे निकालनी है, मान लिया 5 डिकेड बाद निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पी एन बराबर पी नोट प्लस 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर 5। देखो क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है सर, क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा था इस फॉर्मूले को, और इसे हम बोलते थे हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोला करते थे।
ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर ऐसे तो हमें पी एन बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार भी जाना पहचाना लगता है। हम भैया जाना पहचाना लगेगा क्या, इसको भी पढ़ा था क्या, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये टोटल जो था आपने अभी तक दो मेथड समझे। इनके अंदर अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर जो हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं वो एक रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज होता है ना, उसी तरीके से। और जियोमेट्रिक इंक्रीज के अंदर जो हमने पॉपुलेशन फोरकास्ट करा वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। यहां तक हमने पढ़ा जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इतना कुछ कठिन था नहीं। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा रिवीजन मारोगे नोट्स के अंदर आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, और दो पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना, नोट के अंदर नोट कर लेना दो पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स क्या है कि यंग सिटीज के लिए या डेवलपिंग सिटीज के अंदर हमारा कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। और हमारा ओल्ड सिटीज के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो कहां पे, ओल्ड सिटीज के अंदर। और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है वो कहां पे काम में लिया जाता है, डेवलपिंग सिटीज के अंदर और यंग सिटीज के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, अब रिवाइज करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके दो मेथड तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद में आगे जो बचे हुए चार मेथड है वो हमारे रहे हैं, छोटे छोटे मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वो चार मेथड और हमारा जो क्या है बैलेंस स्टोरेज ऑफ रिजर्वियर कर्व जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और इसी के साथ अगले लेक्चर के अंदर ये हमारा पूरा टॉपिक पॉपुलेशन फोरकास्ट का जो हमारा 15% सिलेबस के अंदर है, काफी बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो कम है, लेकिन चांसेस जो है क्वेश्चन आने के वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया ये वीडियो और अच्छा लगा, कोई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली, देखो वो बच्चे जो ना शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे नए भी जुड़ रहे हैं, है ना, तो मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहूंगा। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। मेरा आपको ना यहाँ पर कोई ये नहीं है कि मेरे को यहाँ से ना कुछ पैसा कमाना है या मेरे को एडवर्टाइज करना है, ये चीज नहीं है। आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो और भी अच्छी बात है। आप नोट्स ले रहे हो और भी अच्छी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप में आकर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो आओ ना, रुको वहां पे। और मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग मैसेज करते हैं मैं उनका रिप्लाई करूं। ठीक है, और मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूं और मेरे से जितना बन पा रहा है मैं आपको दे रहा हूं। भैया मैं अगर आपको मेरे को कोई चीज नहीं आती ना, मैं यहीं बोर्ड पे खड़ा हुआ एडमिट करूंगा और उस चीज को नहीं पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगा, नहीं आप कहीं से भी पढ़ो, पर जो जो चीज मुझे आती है ना उसको मैं आपको क्वालिटी के साथ दूंगा। मैं विपुल दीप सिंह अपने शब्दों को ये विराम देता हूं। धन्यवाद।